हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग को लास्ट वीडियो में थोड़ा सा फर्स्ट में एक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गलत चला गया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड, जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है उसके पोस्टपोन्ड होने से पहले वो वीडियो रिकॉर्डेड था और वो रिकॉर्डेड होने की वजह से तो उसको हम कल अपलोड कर दिए, जिसके वजह से क्या हो गया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा, मतलब कन्फ्यूज़न हो गया होगा कैंडिडेट लोग में। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है एग्ज़ाम यूपीएससी ईपीएफओ का। नेक्स्ट डेट का वेट कीजिए, आएगा, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है खुद में। और हम लोग इकोनॉमिक्स का आज फिर से एक और नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के सामने, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे डिमांड को। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में और भी सारे चैप्टर्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल चैप्टर है हम आपको एक समराइज कर दे रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एक सेकेंड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है वो सारा हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो डिमांड पढ़ना है, दूसरा आपको सप्लाई पढ़ना है, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शन भी पढ़ना है, प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, कॉस्ट भी पढ़ेंगे, फिर आपका रिवेन्यू वगैरह भी पढ़ेंगे और मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मार्केट, इसको पढ़ेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारा टॉपिक चलेगा। अभी हम एक टॉपिक लेके आप लोग के सामने आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड, जो कि आज हम लोग डिमांड को देखेंगे, डिमांड का सारा कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब मांग, जो हम लोग डिमांड करते हैं। तो डिमांड कौन करता है? हम लोग जो भी इसमें सारा जो पॉइंट है वो सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना है, ठीक है। तो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, जो हम लोग जैसे खरीदार करने बायर्स लोग जो होते हैं। और डिमांड वही करते हैं जिसके पास विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय करने का क्षमता होता है, जिसके पास, या जो विलिंगनेस होता है वो डिमांड करता है। और डिमांड उस पर भी डिपेंड करता है जिसके पास मनी हो, मतलब कहने का मतलब कि जिसके पास ज़्यादा मनी है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इट मीन्स कहने का मतलब है परचेजिंग पावर जिसका ज़्यादा जितना होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? पहला कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा डिमांड, दूसरा आपका एबिलिटी टू बाय, खरीदने की कितनी आपके पास विलिंगनेस है या एबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा, और तीसरा आपका डिपेंड करता है परचेजिंग पावर पर, मतलब किनके पास कितना मनी है। तो आपका डिमांड का हम शॉर्ट में बता दिए। अब इसमें देखिए एक और होता है, डिमांड का एक रिलेशन होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड में हम लोग देखेंगे तो कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन कहने का मतलब है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेगेटिव रिलेशन कहने का मतलब क्या है? इन्वर्सली, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड एंड प्राइस का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्वेश्चन में आ सकता है। और तीसरा देखिए, एक और नेक्स्ट आपके पास पॉइंट दिख रहा है, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड, अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए इधर है आपका क्वांटिटी जो आप परचेज कर रहे हैं, क्वांटिटी, और इधर है आपका प्राइस। तो अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है और क्वांटिटी इस साइड है, ठीक है, तो डिमांड का जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहने का मतलब ये इस टाइप का। अगर ये प्राइस अभी यहाँ पे है तो प्राइस अगर यहाँ है तो इसका क्वांटिटी यहाँ पे Q1 है, प्राइस है P1। अगर प्राइस आपका ज़्यादा हो गया तो क्वांटिटी क्या कर रहे हैं आप? कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 आ गया। इसका मतलब क्या है? प्राइस आपका अगर इंक्रीज करता है तो आपका क्वांटिटी घट जाता है। क्वांटिटी घटना मतलब क्या? कि हम उस प्रोडक्ट का डिमांड कम कर दिए। तो ये डिमांड का आपका कर्व होता है, शॉर्ट में बस समझ लीजिए ये है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। और आपका देखिए एक और पॉइंट आ रहा है आपके पास, यूटिलिटी। यूटिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए,
जैसे मान लीजिए हमको कुछ चीज़ खाना है, जैसे मान लीजिए हम रसगुल्ला खा रहे हैं, मिठाई, तो हमको 2 पीस खाना है, तो 2 पीस मेरा वो यूटिलिटी है, ठीक है, कि हम उसको 2 पीस खाना है, लिमिटेड है कि 2 पीस है यूटिलिटी, उतना चला गया, पूरा 100% यूटिलिटी है। अब मान लीजिए थोड़ा सा और खाने का ज़्यादा इच्छा हुआ, मतलब एक होता है क्या कि यूटिलिटी कहने का मतलब एक और वर्ड में आप समझ सकते हैं, सेटिस्फैक्शन। अगर आपको 2 में सेटिस्फाइड है तो वो आपका यूटिलिटी है। अगर आप 2 में भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 3, 4, 5, 6, 10 जितना खा सकते हैं, मगर क्या होगा, सेटिस्फैक्शन आपका धीरे धीरे घटते जाएगा। सबसे पहले क्या था, 2 में आप सेटिस्फाइड थे, उसके बाद सेटिस्फैक्शन अगर आपका घटते जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेटिस्फैक्शन अगर आपका घटते जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि धीरे धीरे आपका डिमांड कम हो रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी है सेटिस्फैक्शन, जिसमें 100% सेटिस्फैक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है, सेटिस्फैक्शन घटते जाता है। पहले आप 2 रोटी खाते थे, फिर आप 3 रोटी खाइएगा, 4 खाइएगा, 5वां फिर नहीं खाइएगा, कहिएगा कि मेरा अब सारा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यूटिलिटी 2 रोटी तक। उसके बाद आप कोशिश कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम तक आप वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यूटिलिटी हो गया सेटिस्फैक्शन। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि जैसे अभी देखिए आपको हम एग्जांपल बताएं रोटी का। अब मान लीजिए आप 2 रोटी खा रहे हैं या 2 मिठाई खा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि और आप 2 खाए, तो उसी में 2 बढ़ के 4 हो गया। तो यूटिलिटी आपका तो बढ़ा, मगर आप फिर उसके बाद क्या हो गया, अब 2 नहीं बढ़ा, अब 1 बढ़ा, 5 खाए टोटल, मगर 2 से जब 1 बढ़ा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, पहले आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 2 था, 2 मिठाई आप एक्स्ट्रा खाए, फिर उसके बाद क्या हो गया, 1 हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि 2 से 1 पर आ गया, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर 1 से क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएंगे आप। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच के वो 0 हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहने का मतलब है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी। पहले यूटिलिटी आप 2 करते थे, ठीक है, अब आपका यूटिलिटी हो गया 1, फिर हो गया 0। तो ये जो चेंज हो गया 2 से 1, 1 से 0, तो ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग एक अलग टर्म में कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज इन टोटल क्वांटिटी या टोटल यूटिलिटी, ठीक है। या अगर हम और भी वर्ड को यूज करें तो एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है, 2 मिठाई को आप ऐड किए थे, फिर उसके बाद 1 मिठाई को ऐड किए, अब उसके बाद अब नहीं खा सकते तो 0 मिठाई को आप ऐड किए। तो ये था आपका एक टर्मिनोलॉजी अलग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि आप मार्जिनल यूटिलिटी को अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी या एडिशनल यूटिलिटी, ठीक है। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बस शॉर्ट में सारा समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे अगर क्लास किया जाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यही, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल आपके सामने ले, मान लीजिए हम 10 मिठाई खाने का मेरा है यूटिलिटी। अब क्या करेंगे, 10 खा के तो हम सेटिस्फाइड हो गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 और इंक्रीज किए, ठीक है, 2 नहीं मतलब मान लीजिए 5 और इंक्रीज किए, तो टोटल यूटिलिटी मेरा 15 हो गया। मगर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी देखें तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल 10 है, सॉरी, मगर यहाँ पे क्या हो गया, 10 से 15 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 5। फिर अगर यहाँ पे इंक्रीज किए, यहाँ पे हम किए 3 इंक्रीज किए तो 18 हो गया। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस देखिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 और खा लिए तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट ये क्या था, जब यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी बढ़ा रहे थे, पॉजिटिव में था यूटिलिटी सारा, तो ये है टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि सप्लाई वगैरह जो पढ़ेंगे उसमें भी ये सारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो अगर आप यूटिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए आपका घट रहा है, ठीक है। घटते घटते क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 20 है, अब आप इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, फिर से आप 20 ही खा रहे हैं, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 0। और फिर आप क्या कर रहे हैं, अब 20 ना खा के आप मान लीजिए, अब तो खाने वाला एग्जाम्पल नहीं है, बट कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता है जो रिटर्न भी हो सकता है। मान लीजिए आप इसमें 1 घटा दिए, मतलब कम हो गया, या मान लीजिए 2 कम हो गया तो 18 आ गया, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ देखिए, जब पॉजिटिव था, इंक्रीज जब हो रहा था, टोटल यूटिलिटी जब इंक्रीज हो रहा था तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका घट रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी जब कांस्टेंट हो गया, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो आपका देखिए क्या हो गया, यहाँ पे जब कांस्टेंट हो गया तो टोटल यूटिलिटी हो गया 0, ठीक है। और जैसे ही
यहाँ पे निगेटिव में हम आए टोटल यूटिलिटी में, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चला गया। कहने का मतलब है कि जब टोटल यूटिलिटी प्लस में था, इंक्रीज कर रहे थे, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था। जैसे कांस्टेंट आ गया तो जीरो हो गया, और जैसे ही नेगेटिव गया तो मतलब मार्जिनल टोटल यूटिलिटी जैसे कम हुआ, ये नेगेटिव नहीं है, हम यहाँ पे क्या किए हैं, खाना कम कर दिए, मतलब रिटर्न कर लिए, निकाल लिए हैं, वैसे खाया हुआ तो निकलेगा नहीं तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस में हो गया। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करते जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू तो घटेगा, मगर वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था। तो इसका कुछ हम केस बता दे रहे हैं, मतलब जो भी इसमें बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहला कि अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी और एक कर देते हैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में है तो आपका टोटल यूटिलिटी भी पॉजिटिव होगा, बट इंक्रीजिंग होगा। जैसे आपको हम जस्ट एग्जांपल बताएं, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, जो अभी 2020 वाला एग्जांपल बताए। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव है तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका सारा पॉइंट है। और हमेशा क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का अगर क्वांटिटी का बात करें, वैल्यू का, तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्वांटिटी हमेशा निगेटिव होता है, घटता है। ठीक है, ये भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी का आप कर्व वगैरह बनाए तो इसका भी कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर कांस्टेंट हो रहा है तो कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो मतलब कर्व होगा तो कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, चाहे कर्व हो या स्ट्रेट लाइन हो। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी का क्वांटिटी घटता है और हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, फैक्टर डिपेंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे टर्म यूज किए हैं, तो दोनों में लगभग सेम ही होता है, बट थोड़ा प्राइस का रिलेशन इन्वर्स होता है। तो अभी हम डिमांड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डिमांड का ही बात करेंगे। तो फैक्टर्स डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग देखिए कौन कौन से फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए पहला, अगर आपका गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, या प्राइस लो हो गया तो डिमांड आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो डिमांड एक फैक्टर, प्राइस एक फैक्टर है, प्राइस। दूसरा देखिए क्या फैक्टर है, दूसरा अगर देखा जाए रिलेटेड गुड, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय का प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं, उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड किसका बढ़ गया, कॉफ़ी का। तो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स के बारे में भी काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा में देखिए क्या है, थर्ड में हम जैसे हम लोग बात करें, अगर मान लीजिए आपका इनकम ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा प्राइस कितना भी हो या कम हो या ज़्यादा हो, तो इनकम पर भी एक इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका इनकम इंक्रीज है तो आप डिमांड ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेके चला जाए, कि मान लीजिए आपको अंडा एक ज़्यादा पसंद है खाना, राइदर फिश या मटन वगैरह से, तो अगर आप अंडा का प्राइस भी बढ़ जाएगा, आपके पास इनकम है मगर आपको टेस्ट प्रेफरेंस का यूज़ करना है, तो आप एग को ही जाके लीजिएगा। तो इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आ जाता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये सब फैक्टर है। जैसे नेक्स्ट में मान लेते हैं फैशन वगैरह कुछ अगर आ गया, या एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ नया फैशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अगर उसका डिमांड ज़्यादा है, आप थोड़ा प्राइस भी उसका ज़्यादा रहेगा तो आप भी उसको लीजिएगा, तो ये आपका फैशन हो गया। अब 6 में देखिए क्या हो सकता है, पॉपुलेशन वगैरह होगा। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, खाने वाले व्यक्ति या कुछ कंजम्पशन करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा सामान लेना पड़ेगा, तो डिमांड भी ज़्यादा हो गया। तो डिपेंड ऑन पॉपुलेशन भी आपका क्या है, ज़्यादा है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि ऐसा कुछ, जैसे अभी लॉकडाउन का सेशन चल रहा है, तो कहते हैं कि लोग लॉकडाउन हो रहा है, तो क्या करते हैं लोग पहले से ही सामान कुछ ना कुछ लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो मोटा यूज़ किया जाता है रेगुलर घर में, तो उसका सामान का प्राइस ना बढ़े, इसीलिए क्या होता है पहले से ही लोग ले लेते हैं। मतलब फ्यूचर प्राइस को देखते हुए भी ये लोग सारा क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जितना भी कंज्यूमर है
कुछ कुछ अपने घर में स्टोर करके रखते हैं ताकि प्राइस बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब आपका क्या था, फैक्टर डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई था, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर, ठीक है। अब जितना भी हम लोग डिमांड जो पढ़े यहाँ पे और उसके जो फैक्टर के बारे में पढ़े, इस दोनों के रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आया हुआ है। डिमांड फंक्शन, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर, डिमांड फंक्शन को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, मांग फलन। फंक्शन है तो फलन, तो ठीक है, डिमांड एंड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स। अब प्राइस ऑफ गुड्स देखिए यहाँ पे अब आपका फैक्टर्स का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आपको तुरंत बता दे रहे हैं प्राइस ऑफ गुड्स का क्या है। प्राइस ऑफ गुड्स में देखिए क्या है कि अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड क्या होगा, घटेगा। अगर आपका प्राइस घट रहा है तो डिमांड आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशन। तो प्राइस ऑफ गुड्स में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड में देखिए अब क्या है, ये सब एग्जांपल है, थोड़ा सा याद रखिएगा। प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। रिलेटेड गुड में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब बताते हैं, देखिए कैसे। अभी जस्ट हम आपको टी एंड इसका एग्जाम्पल लिए कॉफ़ी का। मान लीजिए टी का प्राइस ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, कॉफ़ी का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, ठीक है। कॉफ़ी है ये टी है, टी कॉफ़ी। तो टी के प्राइस में अगर इंक्रीजमेंट हो गया तो कॉफ़ी के प्राइस में क्या हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ है। और जब इंक्रीमेंट हो गया टी के प्राइस में तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, इन्वर्स होता है तो कम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, जैसे इसका डिमांड कम हो गया तो इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए टी का कॉफ़ी वाले जो रिलेशन है इसमें देखिए कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। टी का प्राइस और इसका डिमांड कॉफ़ी का सेम हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटेड गुड्स का जो रिलेशन होता है डिमांड से, वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो आप इसको डायरेक्ट या पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे इफेक्ट करता है, रिलेटेड गुड में देखिए एक आता है, एक इसको हम लोग जो कहे, जो अब यहाँ पे हम लोग अभी बात किए टी एंड कॉफ़ी का, तो ये है आपका क्या, सब्स्टिट्यूट गुड। अब एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड कहने का मतलब क्या है कि जैसे सब्स्टिट्यूट गुड में क्या है कि इसको हम कम्प्लीटली डिनाई कर देंगे टी को और क्या करेंगे, कॉफ़ी को यूज़ करेंगे। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड, किसी दूसरे के जगह पे यूज़ करना। अगर हम कहें कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कार एंड पेट्रोल है, ये कम्प्लीमेंट्री है। कार पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना नहीं चलेगा, जो भी चीज़ चलता हो। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के बिना बटर का कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें देखिए कैसा रिलेशन होता है। मान लीजिए कि एक साइड ब्रेड है और दूसरे साइड हम मान लेते हैं, क्या मान लें, बटर मान लेते हैं। तो ब्रेड में देखिए अगर ब्रेड का प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो बटर का प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। जब इसका डिमांड कम हो जाएगा तो बटर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसका भी डिमांड कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस और इसका डिमांड का रिलेशन कैसा है। ये अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड इसका भी कम हो जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी बाउंडेड है, बटर भी ब्रेड के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका मतलब क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसको हम लोग इनवर्स रिलेशन को नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं। तो आपका सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर का। अब मान लीजिए इनकम ऑफ कंज्यूमर का इनकम अगर ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा। इनकम अगर ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा। अगर आपका कंज्यूमर का इनकम कम है तो वो डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट गुड ढूंढेगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है, इनकम एंड डिमांड का क्या रिलेशन है, ये आपका है पॉजिटिव रिलेशन, जिसको या अगर हम लोग कहें और डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन।
तो आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या कैसा रिलेशन होता है डिमांड के साथ, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया टर्म जानेंगे जो कि जानना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको कवर नहीं भी करते हैं, बट हम आपको बता दे रहे हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो इसमें देखिए डिमांड का एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग कंसिडर कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑफ डिमांड, ठीक है, दोनों को हम एक साथ लेके चलते हैं। मान लीजिए एक्सपेंशन क्या होता है, जब आप एक्सपेंशन का बता रहे हैं, जब आपका क्या होता है, जो भी चेंज होता है डिमांड में वो प्राइस से रिलेटेड होता है। प्राइस के वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और नेक्स्ट हैंड में देखिए क्या है, अगर आपका प्राइस को छोड़ के और किसी भी फैक्टर, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारा फैक्टर पीछे देखें, तो प्राइस को छोड़कर और सभी फैक्टर में जो भी चेंजेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि प्राइस इसमें नहीं आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइस आता है, इसमें प्राइस नहीं आता है। तो प्राइस जिसमें आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड जिसमें प्राइस नहीं आता है, बाकी सारा फैक्टर आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं इसका ग्राफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। सबसे पहले एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का देखिए ग्राफ क्या होता है। मान लीजिए ये है, अब देखिए डिमांड का क्या है ग्राफ, स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है, ये आपको बता दिए हैं थोड़ा देर पहले ही। अब क्या हो रहा है, इस साइड होता है डिमांड, इस साइड होता है प्राइस, इन्वर्स होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक प्राइस फिक्स है और इसका ये यहाँ है, और मान लीजिए एक प्राइस है यहाँ, और एक प्राइस यहाँ, और एक प्राइस यहाँ, और एक प्राइस यहाँ, ठीक है। तो ये आपका है P, ये है आपका P1, ये है आपका P2, ये है आपका Q, ये है आपका Q1, ये है आपका Q2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप क्या कर रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो आपका क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो क्वांटिटी अगर कम आप ये कर रहे हैं, क्वांटिटी कम डिमांड कर रहे हैं प्राइस बढ़ने की वजह से, तो इस पॉइंट से अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस पॉइंट से इस साइड वाले को कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इस पॉइंट से इस साइड आए, अगर प्राइस कम होने की वजह से आप डिमांड बढ़ाए और क्वांटिटी आप ज़्यादा लेके आए, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन। क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा, क्वांटिटी अगर घटेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये डिमांड और प्राइस के बीच का जो कर्व है ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का सारा आपको यहाँ पे बताए। अब इसमें देखिए क्या होगा डिमांड का कर्व जो होता है इसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में, तो जी ये जो मूवमेंट करता है, ये जो डॉट पॉइंट है, ये आपका अप भी मूव करता है और डाउन भी मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली है, कभी अप भी जा रहा है, कभी डाउन भी आ रहा है। तो ये आपका है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगर आप इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड का बात करें तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड का हम आपको बताएं, इसमें प्राइस फैक्टर नहीं होगा, बाकी और सारे फैक्टर होंगे। तो इसका देख लीजिए थोड़ा सा कर्व, ये रहा आपका डिमांड का और ये प्राइस का। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का स्लोप तो एक ये होगा ही, दूसरा एक और स्लोप है ये ले लेंगे, अब तीसरा एक और स्लोप ये ले लेंगे। तो यहाँ पे डिमांड का इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस सेम ही है, ये वाला देखिए, और इसके वजह से देखिए यहाँ पे आ गया Q1 P1, P मान लीजिए P1 तो P के लिए सारे के लिए कॉमन है, प्राइस सेम है, बट डिमांड क्या कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे के लिए देखिए, यहाँ पे है Q2, और यहाँ पे यहाँ के लिए देखिए Q3 कर लीजिए या जो भी। तो अब यहाँ पे देखिए जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी हम ले रहे हैं, क्वांटिटी Q3 में ले रहे हैं, तो Q3 में लेने के बाद मतलब इस पॉइंट से अगर हम लोग बात करें तो इस पॉइंट से इधर जा रहा है तो ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड, और इस पॉइंट से अगर इधर आ रहे हैं तो ये हो गया डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ये आपका फिक्स्ड होता है कि अगर इंक्रीज करा है तो इंक्रीज, प्राइस सेम है बट इंक्रीज कर गया, और प्राइस सेम है बट डिक्रीज कर गया
ठीक है। तो क्वांटिटी ज़्यादा लिए तो इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी कम लिए तो डिक्रीज इन डिमांड। और ये आपका मूवमेंट इसमें क्या होता था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में अप एंड डाउन होता था, अप डाउन। बट इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट आपका लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट मूव करता है कर्व, मूव अलोंग लेफ्ट एंड राइट। और ये लेफ्ट और राइट जो मूव करता है तो डिमांड कर्व पे आ जाता है। मान लीजिए इधर से हम इधर आए इस साइड से, तो डिक्रीज किए तो ये वाले कर्व पे आया तो डिमांड दूसरे डिमांड पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो ये आपका है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो उम्मीद है कि आपको हम समझा पाए। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको अगर ज़रूरत है फास्ट करने का तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर फास्ट कर सकते हैं या स्लो भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो और यहाँ तक हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब आपका आता है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड में देखिए क्या होता है, कुछ एजम्पशंस होता है जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में फॉलो करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन देख लीजिए क्या है कि अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, इसमें देखिए पहला एजम्पशन क्या होता है कि हम लोग को प्राइस को फिक्स्ड करके रखना पड़ता है, प्राइस को फिक्स्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें क्या हो रहा है एक सेकेंड क्लियर कर लें। लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग प्राइस एक्सेप्ट प्राइस अदर फैक्टर जो भी हम लोग पढ़े हैं उसको सारे को हम लोग फिक्स्ड करते हैं, ठीक है। सारे को हम लोग फिक्स्ड रखते हैं। पहला एजम्पशन, सारा फैक्टर फिक्स्ड होगा बट प्राइस फिक्स्ड नहीं होगा। अगर प्राइस फिक्स्ड हो गया तो फिर डिमांड का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा देखिए क्या एजम्पशन होता है कि हमेशा प्राइस एंड डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए, जो कि आप लोग को हम शुरू से ही बता रहे हैं। प्राइस एंड डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या एजम्पशन होता है कि जो भी नॉर्मल गुड्स होता है, जो भी हम लोग डेली यूज करते हैं, जो हम लोग की जरूरत का चीज है, वो सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब क्या, नॉर्मल गुड्स जितना होता है उसी पे एप्लीकेबल होता है। तो तीन एजम्पशंस क्या हो गया, प्राइस फिक्स नहीं रखना है और फैक्टर फिक्स हो जाए, प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए और डिमांड उसी प्रोडक्ट पे लगेगा जो नॉर्मल प्रोडक्ट या नॉर्मल गुड्स है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स रिलेशन को नेगेटिव रिलेशन भी करते हैं, बार बार कर रहे हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड 3 है, ये फॉलो होगा। फिक्स्ड प्राइस नहीं करना है, प्राइस डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होना है और नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल गुड्स के अलावा भी और भी कोई गुड्स होता है, जैसे हम लोग घटिया सामान जिसको कहते हैं, जो मान लीजिए सब्जी मार्केट में गए, जो बच्चा वगैरह हुआ तो उसको क्या करते हैं, वो उस पर डिमांड एंड वो लगता नहीं है, डिमांड का रूल उस पर नहीं लगता है। तो यही सब समझने के लिए देखिए एक और टॉपिक है नेक्स्ट आपका गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स क्या होता है, सबसे पहले गिफेंस गुड्स के बारे में, गिफेंस के बारे में बता दे रहे हैं। गिफेंस कौन है, एक रॉबर्ट गिफेन नाम के एक व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड के हैं। वो गिफेन गुड्स के बारे में एक एग्जांपल दिए कि ये गिफेन गुड्स है, इस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। कहने का मतलब वैसा घटिया सामान, ठीक है, जिसपे जो मोटा अनाज जैसे हो गया कि जो उसको लेना है ही है, या मान लीजिए कुछ ऐसा है जो यूजुअल है, जो जिसको मार्केट में लास्ट टाइम में जो बचता है, तो वो सब घटिया, उस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गिफेन गुड्स को वही उसी गुड्स को कहेंगे जो घटिया सामान हो और जिस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। तो आपका डिमांड का सारा टॉपिक ये आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा और कोशिश करेंगे और भी हम अच्छा करें, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको सारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और इम्पॉर्टेंट कमेंट भी दें, जिसकी वजह से और हम और आगे अच्छा कर पाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और लास्ट वाले वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि उसमें वो ऑलरेडी पहले रिकॉर्डेड था, जिसकी वजह से हम वो एडिट नहीं कर पाए और उसको कन्फ्यूज़न में नहीं लीजिएगा, ठीक है। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है यूपीएससी APFO का। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 अप्रैल 2021 को, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।